प्रश्न, एक मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए 1951, बी 1961, सी 1972, डी 1986। सही उत्तर बी 1961। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कानून है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उनके मातृत्व काल के दौरान कुछ लाभ प्रदान करना है। प्रश्न, दो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार एक गर्भवती महिला कितने सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है? विकल्प ए 12 सप्ताह, बी 18 सप्ताह, सी 24 सप्ताह, डी 26 सप्ताह। सही उत्तर डी 26 सप्ताह। व्याख्या, 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार एक गर्भवती महिला अब 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश की हकदार है, जिसमें प्रसव से पहले 8 सप्ताह और प्रसव के बाद 18 सप्ताह शामिल हैं। पहले यह अवधि 12 सप्ताह थी। प्रश्न, 3 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि प्रसव की संभावित तारीख से कितने सप्ताह पहले शुरू हो सकती है? विकल्प ए 4 सप्ताह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह, डी 10 सप्ताह। सही उत्तर सी 8 सप्ताह। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार एक महिला प्रसव की संभावित तारीख से अधिकतम 8 सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश पर जा सकती है। ये प्रावधान गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम चरण में आराम करने का समय प्रदान करता है। प्रश्न, 4 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 किस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है? विकल्प ए केवल कारखानों पर, बी केवल खदानों पर, सी केवल बागानों पर, डी सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर कुछ शर्तों के साथ। सही उत्तर डी सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर कुछ शर्तों के साथ। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मुख्य रूप से उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसमें कारखाने, खदाने, बागान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छूट दी गई है। प्रश्न, 5 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत यदि किसी महिला के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी होगी? विकल्प ए 12 सप्ताह, बी 18 सप्ताह, सी 24 सप्ताह, डी 26 सप्ताह। सही उत्तर ए 12 सप्ताह। व्याख्या, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार यदि किसी महिला के 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं तो उसके मातृत्व अवकाश की अवधि केवल 12 सप्ताह होगी। ये संशोधन पहले 2 बच्चों के बाद मातृत्व लाभ की अवधि को कम करता है। प्रश्न, 6 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत नियोक्ता को गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कौन सी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है? विकल्प ए केवल हल्के कार्य, बी केवल चिकित्सा सुविधाएं, सी हल्के कार्य और चिकित्सा सुविधाएं, डी गर्भावस्था के दौरान खतरनाक प्रकृति के कार्य नहीं कराना। सही उत्तर डी गर्भावस्था के दौरान खतरनाक प्रकृति के कार्य नहीं कराना। व्याख्या, नियोक्ता को ये सुनिश्चित करना होता है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसे किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाए जो उनकी गर्भावस्था के लिए खतरनाक हो या उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करे। वे आवश्यकतानुसार हल्के कार्य प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न, 7 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत क्या मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को उसके वेतन से वंचित किया जा सकता है? विकल्प ए हाँ, यदि कंपनी की नीति हो, बी हाँ, यदि वह छुट्टी के नियमों का उल्लंघन करे, सी नहीं, वह अपने वेतन की हकदार है, डी केवल आधे वेतन की हकदार है। सही उत्तर सी नहीं, वह अपने वेतन की हकदार है। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक महिला कर्मचारी अपने मातृत्व अवकाश की पूरी अवधि के दौरान अपने सामान्य वेतन की हकदार है। ये सवैतनिक अवकाश का प्रावधान कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न, 8 के संशोधन के तहत मातृत्व लाभ अधिनियम में शिशुगृह क्रैश की सुविधा को अनिवार्य किया गया है। विकल्प ए 1972 संशोधन, बी 2002 संशोधन, सी 2017 संशोधन, डी 2020 संशोधन।
सही उत्तर सी 2017 संशोधन। व्याख्या, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए शिशुगृह की सुविधा स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। माताओं को दिन में कम से कम 4 बार शिशुगृह जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रश्न 9 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत गर्भपात की स्थिति में महिला कितने सप्ताह के अवकाश की हकदार है? विकल्प ए 2 सप्ताह, बी 4 सप्ताह, सी 6 सप्ताह, डी 8 सप्ताह। सही उत्तर सी 6 सप्ताह। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम के अनुसार यदि किसी महिला का गर्भपात हो जाता है या चिकित्सा द्वारा गर्भपात कराया जाता है तो वह 6 सप्ताह तक की सवैतनिक अवकाश की हकदार है, बशर्ते कि वह इसका प्रमाण प्रस्तुत करे। प्रश्न 10 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत यदि किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति को कितने सप्ताह का अवकाश मिल सकता है? विकल्प ए 6 सप्ताह, बी 8 सप्ताह, सी 12 सप्ताह, डी 16 सप्ताह। सही उत्तर सी 12 सप्ताह। व्याख्या, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार यदि किसी महिला की गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है और वह बच्चे को छोड़ जाती है तो बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा। प्रश्न 11 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत क्या दत्तक अडॉप्टिंग माता भी मातृत्व अवकाश की हकदार है? विकल्प ए हाँ 12 सप्ताह का, बी हाँ 16 सप्ताह का, सी हाँ 26 सप्ताह का, डी नहीं। सही उत्तर ए हाँ 12 सप्ताह का। व्याख्या, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत एक दत्तक माता भी 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है जब वह कानूनी रूप से बच्चे को गोद लेती है जिसकी उम्र 3 महीने से कम हो। प्रश्न 12 मातृत्व लाभ अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ता के लिए क्या दंड का प्रावधान है? विकल्प ए केवल जुर्माना, बी केवल कारावास, सी जुर्माना या कारावास या दोनों, डी कोई दंड नहीं। सही उत्तर सी जुर्माना या कारावास या दोनों। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता को जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा, या कारावास की सजा भी हो सकती है, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। प्रश्न 13 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत क्या नियोक्ता गर्भवती महिला को उसकी गर्भावस्था के कारण बर्खास्त कर सकता है? विकल्प ए हाँ यदि कंपनी चाहे तो, बी हाँ यदि वह छुट्टी के लिए आवेदन करे, सी नहीं गर्भावस्था के आधार पर बर्खास्तगी गैरकानूनी है, डी केवल 3 महीने के बाद बर्खास्त कर सकता है। सही उत्तर सी नहीं गर्भावस्था के आधार पर बर्खास्तगी गैरकानूनी है। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम स्पष्ट रूप से गर्भावस्था के कारण किसी महिला कर्मचारी की बर्खास्तगी को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई नियोक्ता ऐसा करता है तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। प्रश्न 14 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत क्या महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश को आगे बढ़ाने का अधिकार है यदि उसकी बीमारी बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है? विकल्प ए हाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, बी नहीं मातृत्व अवकाश केवल प्रसव तक ही सीमित है, सी केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, डी नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है। सही उत्तर ए हाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। व्याख्या, यदि किसी महिला कर्मचारी की बीमारी बच्चे के जन्म के बाद भी जारी रहती है तो वह चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपने मातृत्व अवकाश को आगे बढ़ा सकती है। इसका उद्देश्य मां के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। प्रश्न 15 मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत क्या कोई महिला कर्मचारी अपने मातृत्व लाभ को किसी अन्य महिला कर्मचारी को हस्तांतरित कर सकती है? विकल्प ए हाँ नियोक्ता की अनुमति से, बी हाँ यदि दोनों सहमत हों, सी नहीं ये व्यक्तिगत हक है, डी केवल विशेष परिस्थितियों में। सही उत्तर सी नहीं ये व्यक्तिगत हक है। व्याख्या, मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश और उससे जुड़े लाभ महिला कर्मचारी का व्यक्तिगत हक है और इसे किसी अन्य महिला कर्मचारी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
प्रश्न 16 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? विकल्प ए 2010, बी 2013, सी 2015, डी 2017। सही उत्तर बी 2013। व्याख्या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 भारत में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। प्रश्न 17 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC का गठन किन संस्थानों के लिए अनिवार्य है? विकल्प ए केवल सरकारी संस्थानों के लिए, बी केवल निजी संस्थानों के लिए, सी 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए, डी 50 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए। सही उत्तर सी 10 या अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन अनिवार्य है। प्रश्न 18 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत ICC की अध्यक्षता कौन करेगा? विकल्प ए संस्थान का प्रमुख, बी संस्थान का सबसे वरिष्ठ पुरुष कर्मचारी, सी कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी, डी बाहरी सदस्य जिसे संस्थान द्वारा नियुक्त किया गया हो। सही उत्तर सी कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी। व्याख्या आंतरिक शिकायत समिति ICC की अध्यक्षता कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत एक महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य समिति की निष्पक्षता और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता सुनिश्चित करना है। प्रश्न 19 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत ICC को कितने समय के भीतर दर्ज की जानी चाहिए? विकल्प ए घटना के 3 महीने के भीतर, बी घटना के 6 महीने के भीतर, सी घटना के 9 महीने के भीतर, डी घटना के 1 वर्ष के भीतर। सही उत्तर एक घटना के 3 महीने के भीतर। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर आंतरिक शिकायत समिति ICC को दर्ज की जानी चाहिए। यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो ICC इस अवधि को और 3 महीने तक बढ़ा सकती है। प्रश्न 20 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार स्थानीय शिकायत समिति लोकल कंप्लेंट्स कमेटी LCC का गठन कौन करता है? विकल्प ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला अधिकारी, डी नियोक्ता। सही उत्तर बी राज्य सरकार। व्याख्या स्थानीय शिकायत समिति LCC का गठन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में किया जाता है ताकि उन संस्थानों से शिकायतें प्राप्त की जा सके जिनमें आंतरिक शिकायत समिति ICC का गठन नहीं किया गया है या यदि शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है। प्रश्न 21 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत LCC की अध्यक्षता कौन करेगा? विकल्प ए जिला अधिकारी, बी नगर निगम का अध्यक्ष, सी जिले में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक महिला, डी जिले का सबसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। सही उत्तर सी जिले में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक महिला। व्याख्या स्थानीय शिकायत समिति LCC की अध्यक्षता जिले में सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित एक महिला द्वारा की जाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। प्रश्न 22 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से क्या यौन उत्पीड़न की परिभाषा में शामिल है? विकल्प ए केवल शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना, बी केवल यौन एहसानों के लिए अनुरोध या मांग, सी यौन रंग की आपत्तिजनक टिप्पणियां, शारीरिक संपर्क, यौन एहसानों की मांग, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण जो यौन प्रकृति का हो, डी केवल अश्लील साहित्य दिखाना। सही उत्तर सी यौन रंग की आपत्तिजनक टिप्पणियां, शारीरिक संपर्क, यौन एहसानों की मांग, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण जो यौन प्रकृति का हो। व्याख्या
यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 यौन उत्पीड़न की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसमें यौन रंग की आपत्तिजनक टिप्पणियां, शारीरिक संपर्क, यौन एहसानों की मांग, अश्लील साहित्य दिखाना या कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण शामिल है जो यौन प्रकृति का हो। प्रश्न 23 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि शिकायतकर्ता आईसीसी या एलसीसी की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है तो वह कहां अपील कर सकता है? विकल्प 1 सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, बी श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में, सी संबंधित उच्च न्यायालय में, डी जिला न्यायालय में। सही उत्तर बी श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि शिकायतकर्ता या प्रतिवादी आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी या स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है तो वे अधिनियम की धारा 18 के तहत श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। प्रश्न 24 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता का क्या कर्तव्य है? विकल्प 1 केवल यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना, बी केवल पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना, सी कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करना और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना, डी केवल यौन उत्पीड़न करने वालों को दंडित करना। सही उत्तर सी कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करना और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत नियोक्ता का प्रमुख कर्तव्य कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त वातावरण प्रदान करना है और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करना है जिसमें आईसीसी एलसीसी का गठन और शिकायतों का निवारण शामिल है। प्रश्न 25 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि नियोक्ता आईसीसी का गठन करने में विफल रहता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? विकल्प 1 केवल चेतावनी, बी 5,000 रुपये का जुर्माना, सी 50,000 रुपये का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना, डी 1 लाख रुपये का जुर्माना और संस्थान का लाइसेंस रद्द करना। सही उत्तर सी 50,000 रुपये का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि कोई नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का गठन करने में विफल रहता है या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। प्रश्न 26 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत क्या पुरुष कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं? विकल्प 1 हाँ यदि वे पीड़ित हों, बी केवल साक्षी के तौर पर, सी यह अधिनियम केवल महिला कर्मचारियों के लिए है, डी नियोक्ता की अनुमति से। सही उत्तर सी यह अधिनियम केवल महिला कर्मचारियों के लिए है। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 विशेष रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस अधिनियम के तहत पुरुष कर्मचारी यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज नहीं करा सकते हैं, हालांकि उनके लिए अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद हो सकते हैं। प्रश्न 27 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत क्या शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है? विकल्प 1 हाँ हमेशा, बी नहीं शिकायतकर्ता की पहचान सभी को बताई जाएगी, सी केवल तभी जब शिकायतकर्ता अनुरोध करे, डी नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है। सही उत्तर 1 हाँ हमेशा। व्याख्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखना अनिवार्य है, खासकर जांच की प्रक्रिया के दौरान। इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को किसी भी प्रकार के सामाजिक दबाव या उत्पीड़न से बचाना है। प्रश्न 28 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो क्या शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? विकल्प 1 हाँ हमेशा, बी केवल तभी जब नियोक्ता चाहे,
सी, यदि आईसीसी या एलसीसी ये निष्कर्ष निकालती है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सेवा नियमों के अनुसार दंड भी शामिल है। डी, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सही उत्तर सी, यदि आईसीसी या एलसीसी ये निष्कर्ष निकालती है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण थी, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सेवा नियमों के अनुसार दंड भी शामिल है। व्याख्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि यदि आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी या स्थानीय शिकायत समिति एलसीसी ये निष्कर्ष निकालती है कि शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई थी, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्रश्न 29, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत कर्मचारी की परिभाषा में कौन शामिल है? विकल्प ए, केवल स्थायी कर्मचारी, बी, केवल पूर्णकालिक कर्मचारी, सी, सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी हो या प्रशिक्षु हों, डी, केवल प्रबंधन स्तर के कर्मचारी। सही उत्तर सी, सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी हो या प्रशिक्षु हों। व्याख्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कर्मचारी की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी शामिल हैं, चाहे उनका रोजगार का स्वरूप नियमित, अस्थायी, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी या प्रशिक्षु हो। प्रश्न 30, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, केवल यौन उत्पीड़न करने वालों को दंडित करना, बी, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना, सी, केवल बड़े संस्थानों में आईसीसी का गठन सुनिश्चित करना, डी, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना। सही उत्तर बी, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित करना। व्याख्या, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना और इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना है, ताकि एक सुरक्षित और गरिमामय कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।